नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत है। तो आज हम लोगों का विषय बिंदु क्या है, बड़ा ही रोचक विषय बिंदु लेकर आए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले जो हम लोग आपस में जुड़े हुए थे वह सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के साथ जुड़े थे। आज हमारा जो जुड़ाव होने जा रहा है राजीव टेक्स्ट बुक हिंदी, राजीव टेक्स्ट बुक हिंदी के प्रथम प्रश्न पर कि गद्य क्या है, पद्य क्या है, इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं, गद्य क्या है इस पर हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि गद्य क्या है, और यदि गद्य क्या है इसे आप समझ जाएंगे, इस गूढ़ता को पकड़ ले जाएंगे तो गद्य से संबंधित रामचंद्र शुक्ल हों, प्रेमचंद हों या जयशंकर प्रसाद, जो भी इनकी साहित्यिक रचनाएं आई हैं, एक आपके अंदर रोचकता आएगी और उसे आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कि गद्य क्या है। तो गद्य क्या है इसे हम समझें कि गद्य है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारा है कि गद्य है क्या। गद्य है क्या। गद्य क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समझिएगा। गद्य यति गति लय तुक, यति गति लय तुक, अगर और भी अच्छा जाने तो ये भी कह सकते हो वर्ण मात्रा। क्या कहा जा सकता है? वर्ण मात्रा यति गति तुक, तुक से मुक्त रचना को, तुक से मुक्त रचना को, किससे किससे मुक्त? वर्ण मात्रा यति गति तुक। वर्ण माने अक्षर, मात्रा का अर्थ है आ ई, यति का अर्थ है रुकना, गति का अर्थ है लय लेना। क्या है? लय। तुक मा का अर्थ है तुकबंदी होना। से मुक्त रचना को, युक्त नहीं बल्कि यहां शब्द पर ध्यान देना, मुक्त रचना को, मुक्त रचना को, रचना को गद्य कहते हैं। मुक्त रचना को ही क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। तो वर्ण मात्रा अर्थात एक ऐसे शब्दों का समायोजन करना जो वर्ण मात्रा यति गति के आधार पर पूरी तरह से मुक्त हो। अर्थात मुक्त क्या अर्थ है? विचार प्रधान हो। तो ऐसी रचना को हम क्या कहेंगे? गद्य कहते हैं। अब गद्य आते हैं और भी नजदीक चलने का प्रयास करते हैं। गद्य जो है गद धातु से बना है। गद्य जो यह बना है बच्चों किससे बना है? गद्य जो है गद धातु से। किससे बना है? गद धातु से बना है। गद्य जो है गद धातु से बना है, गद धातु से बना है। गद्य जो है गद धातु से बना है और इसमें यत प्रत्यय लगा है। यत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? यत प्रत्यय। गद्य गद धातु के यत प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर जाने तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? बोलना, बात करना, बतलाना, बात करना, बोलना, बात करना, विचार विमर्श करना। तो गद धातु के यत प्रत्यय से मिलकर बना, जिसका अर्थ है बोलचाल करना, बात करना होता है। यह मनुष्य की भावनाओं का संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ क्या है? विचारों का जानने का एक प्रमुख माध्यम है। आपके विचार क्या हैं,
और आपके विचार के अंतर्गत मेरे विचार क्या हो रहे हैं कि विचारों का, भावों का आदान प्रदान हम अगर करते हैं तो गद्य के माध्यम से ही करते हैं। हम कुछ कहते हैं तो आप सुनते हैं, आप सुन की बात को सुनकर हम अपनी सारी बातों को गद्य के माध्यम में अभिव्यक्ति करते हैं। तो गद्य का मुख्य अर्थ है बोल चाल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, बोल क्या कहोगे कि बोल चाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द ही, बोल चाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, गद्य का रूप देते हैं। गद्य बोलचाल में ही नहीं बल्कि गद्य ज्ञान का प्रतिबिंब भी है, गद्य ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात इसी गद्य के ही माध्यम से चाहे राजनीति हो, चाहे दर्शन हो, चाहे भूगोल हो, चाहे नाटक हो, चाहे कहानियां हो, चाहे कहा जाए कोई भी विषय हो, विज्ञान हो, ज्ञान से संबंधित बातों को हम गद्य के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। और कहने का मतलब शब्दों का चयन हम इस भाव से करते हैं कि जो वाक्य बने एक सार्थक वाक्य के रूप में परिणित होकर अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करना ही क्या है, गद्य है। इसे अभिव्यक्त कर देना ही क्या है, गद्य है। हमने कहा कि गद्य यही है। फिर बात आती है कि गद्य तो है, लेकिन गद्य और पद्य में अंतर क्या है। सरल शब्दों अपनी भाषा को सामान्य शब्दों के साथ अपने भाव को व्यक्त करना, विचारों को व्यक्त करना हमारा क्या है, गद्य का स्वरूप है। अब बात आती है कि इस गद्य और पद्य में अंतर क्या है। तो गद्य और पद्य में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर होता है बच्चों कि गद्य जो है वह विचार प्रधान होता है। गद्य क्या है, गद्य हमारा विचार प्रधान होता है। विचार प्रधान का अर्थ जान ही रहे हो कि जो भी विचार में, अंतःकरण में संवेदनाएं, भावनाएं जो भी निकला उसे विचारों के माध्यम से हम प्रकट कर देते हैं। जबकि अगर हम पद्य की बात कहें, अगर हम यही बात पद्य के संदर्भ में बोलें तो पद्य हमारा विचार प्रधान न होकर के, ध्यान देना कि पद्य जो है यह हमारा विचार प्रधान न होकर के बल्कि भावनाओं से प्रतिबिंब होता है। गद्य किससे संबंधित है, गद्य विचारों से ओतप्रोत होकर के शब्दों का चयन युक्त ढंग से रखना ही हमारा गद्य है। जबकि पद्य की बात यदि कहा जाए तो पद्य भाव प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। भाव प्रधान कहने का मतलब थोड़ा सा यहां भी देखिए, अभी हमने एक शब्द कहा था कि वर्ण मात्रा यति गति तुक से मुक्त रचना। यहां क्या कहा गया था कि वर्ण मात्रा यति गति तुक से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। और गद्य हमारा विचार पूर्ण वाक्य है। गद्य हमारा क्या है, विचार पूर्ण वाक्य है। और इन विचार पूर्ण वाक्य के अंतर्गत जो विचारों की प्रधानता को लेकर चलता है, वहीं पर पद्य के संदर्भ में यह ध्यान दीजिएगा, पद्य की रचनाएं के संदर्भ में पद्य जब कहा जाता है पद्य क्या है, तो यहां यही कॉन्सेप्ट अगर लिया जाए तो पद्य वर्ण मात्रा यति गति तुक से होने वाली रचना, मुक्त नहीं बल्कि युक्त से। वर्ण मात्रा यति गति किसके आधार पर, वर्ण मात्रा यति गति तुक, तुक से युक्त,
तुक से युक्त, युक्त होने वाली, यहां युक्त है और यहां इससे मुक्त है। बड़ मात्रा यति गति तुक से युक्त होने वाली रचना को, इससे जो रचना होती है, ऐसी होने वाली रचना को, जो ऐसी रचना होती है, ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं? पद्य। यही रचना हमारी क्या है? पद्य है। जब हम बड़ को और मात्राओं को ध्यान पर अपनी भावों के आधार पर काव्य की संकल्प विचारों को संकलित करते हैं, विचारों को रखते हैं, तो ऐसी रचना को हम क्या कहेंगे? पद्य कहते हैं। गद्य के अंतर्गत, गद्य का अगर आपसे कहा जाए, गद्य का नियामक अर्थात गद्य का नियंत्रण करता, क्या कहा जाए? गद्य का नियंत्रण करता, गद्य का नियंत्रण करता, गद्य का नियंत्रण करता, अर्थात गद्य को पूरी तरह से नियंत्रित कहां होता है? गद्य का नियंत्रण करता यदि व्याकरण है। गद्य का नियंत्रण करता कौन है? व्याकरण है। गद्य को लिखने बोलने में हमें व्याकरणों से रिलेटिव होकर के चलना पड़ता है, जबकि पद्य की रचना करते समय व्याकरणों पर बहुत ध्यान दिया नहीं जाता। कहने का मतलब कि पद्य की रचना भावनात्मक होती है, वहां व्याकरण का किंचित मात्र किन्हीं भी रूप में ध्यान नहीं दिया जाता। तो पद्य का जो ध्यान नहीं दिया जाता, तो इस व्याकरण को पर अगर नियंत्रण करता है तो इसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। वह गद्य है। गद्य का नियामक व्याकरण होता है और पद्य का नियामक उसका मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंदों से ही काव्य की रचना की जाती। किसकी रचना की जाती है? काव्य की रचना की जाती है। अब बात आती है कि हिंदी गद्य का क्या है। यह तो क्लियर हो गया होगा बच्चों कि हिंदी गद्य है क्या, और गद्य और पद्य में मुख्यतः अंतर क्या है। इसमें गद्य में देखा जाए तो तर्क, गद्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो, गद्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो गद्य में के अंतर्गत तर्क, फिर से देखें, गद्य के अंतर्गत यदि देखा जाए तो तर्क, गद्य में मुख्य बातें क्या हैं? गद्य के अंतर्गत तर्क, तर्कशीलता होती है ना, विचार विमर्श होते हैं। तर्क, बुद्धिवाद, बुद्धिवाद, बुद्धि, चिंतन, चिंतन का विशेष अंकुश रहता है। गद्य में अगर हम देखें तो तर्क, बुद्धि, चिंतन का इस पर पूरी तरह से इस पर नियंत्रण रहता है। इस पर क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। किस पर रहता है नियंत्रण? गद्य पर। किसका? तर्क का, बुद्धि का और चिंतन का इस पे अंकुश रहता है, अर्थात नियंत्रण रहता है। और जबकि पद्य में अगर यही बात हम पद्य के संदर्भ में कहें तो पद्य हमारा कल्पना पर, किस पर? चिंतन पर नहीं बल्कि कल्पना के रूप में। पद्य किसकी श्रेणी में चलता है? कल्पना। और वह कल्पना स्वतंत्र रूप से की जाती है, बाध्यता नहीं है। कल्पना हमारी किस रूप में चलती है? स्वतंत्र रूप में इसकी कल्पना की जाती है। तो गद्य और पद्य के अंतर में हमने यह देखा कि गद्य का विकास, और यह भी ध्यान देना है कि गद्य के विकास से बहुत ही पहले
गद्य के विकास से बहुत ही पहले पद्य का विकास हो चुका था। गद्य के विकास के पहले हमें किसका विकास दिखाई देता है? पद्य का। पद्य का विकास दिखाई देता है, क्योंकि अपनी विचारों को, अपनी तर्कता को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए उसे काव्य, गीत के माध्यम से सुरक्षित करने के लिए लोग इसे अपने लय में, अपनी बातों में संजोने के लिए इसे पद्य का रूप दिया करते थे। तो गद्य का यह पूरे जितने भी हिंदी साहित्य या भाषाविद हैं, भाषा के लोग, चाहे जो भी भाषा है, उन सारी भाषाओं में जैसे वहां भी गद्य के पहले पद्य का विकास है, उसी तरह हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी बच्चों पद्य का विकास गद्य से काफी पहले हो चुका था। पद्य का विकास गद्य से काफी पहले हो चुका था। गद्य में व्याकरणों के नियमों की अवहेलना कतई नहीं की जा सकती। गद्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गद्य में व्याकरण के जो नियम हैं, गद्य में व्याकरण के जो नियम हैं, व्याकरण के जो नियम हैं, इस व्याकरण के नियम में की अवहेलना कतई नहीं की जा सकती। व्याकरण के नियमों की अवहेलना यहां नहीं की जा सकती, अवहेलना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। जबकि पद्य में कल्पनाशीलता की बात होती है। कल्पना पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान दिया ही नहीं जाता। पद्य में बच्चों क्या होता है? व्याकरण के नियमों का कोई भी जिक्र दिखाई नहीं देता। व्याकरण का नहीं बल्कि भावनाओं के आधार पर उन शब्दों का चयन किया जाता है, अर्थात वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक के आधार पर इनकी रचना की जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हिंदी गद्य का स्वरूप जो है, हिंदी गद्य के स्वरूप को लेकर अगर हम चर्चा करें, तीसरा पॉइंट है कि हिंदी गद्य का स्वरूप, अगर हम इस पर विचार करें, हिंदी गद्य के स्वरूप पर विचार करें, तो देखेंगे कि इसका जो स्वरूप है वह है क्या। तो चलें देखते हैं हिंदी गद्य का स्वरूप। हिंदी गद्य का स्वरूप, प्रश्न को ध्यान देना, हिंदी गद्य के स्वरूप के प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। हिंदी गद्य का स्वरूप, हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है? हिंदी गद्य के स्वरूप पर विचार विमर्श करने के पहले शब्दों का उचित वाक्य के रूप में बांधना और उसे अभिव्यक्त करना ही गद्य है। लेकिन हिंदी गद्य भी अगर देखा जाए हिंदी गद्य का विकास में, तो हिंदी गद्य का जो विकास हुआ वह खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, इसका विकास भी बोलियों से ही हो रहा है। हिंदी गद्य का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, हिंदी गद्य के वर्तमान में के संदर्भ में कहा जाए, वर्तमान में अगर यह देखा जाए कि हिंदी का जो विकास हुआ है वह किससे है? बोलियों से ही हुआ। वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा, वर्तमान में प्रचलित, ध्यान देना, वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा, वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा
वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है। वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का प्रचलित या परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है। यह क्या है? साहित्यिक रूप है। खड़ी बोली का ही क्या है? साहित्यिक रूप है। और खड़ी बोली स्वयं अपने आप में बोली नहीं है। यहां ध्यान देना, खड़ी बोली स्वयं अपने आप में बोली नहीं है। खड़ी बोली स्वयं अपने आप में बोली नहीं है कि ये कोई बोली है। खड़ी बोली स्वयं अपने आप में बोली नहीं है। खड़ी बोली स्वयं अपने आप में बोली नहीं है। है क्या तब? खड़ी बोली स्वयं बोली नहीं, बल्कि इस खड़ी बोली का विकास, बच्चों ध्यान देना, खड़ी बोली स्वयं अपने आप में बोली नहीं है, बल्कि इस खड़ी बोली का विकास इसके क्षेत्रीय भाषाओं या क्षेत्रीय बोलियों से, क्या कहोगे? इन खड़ी बोली स्वयं अपने आप में बोली नहीं है, बल्कि इसका विकास जो है, इसका विकास पर अगर हम लोग जाएं तो इसका विकास क्षेत्रीय बोलियों के, इसका विकास किससे? क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय से हो रहा है। क्षेत्रीय बोलियों के, इसका विकास क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय से किया जा रहा है। ये कोई नहीं बल्कि इसका विकास किससे होता है? क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय से किया जा रहा है। विद्वानों ने इसके प्राचीन रूप पर, अगर इसके प्राचीन रूप पर जा रहे हैं तो इसका मुख्य विकास यह क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय से तो हो रहा मेल से, लेकिन अगर इसके प्राचीनतम बातों पर हम जाएं, प्राचीन व्यवस्थाओं पर देखें तो इसका प्राचीन रूप मुख्यतः ब्रज भाषा, इनका प्राचीन रूप क्या? मुख्यतः ब्रज भाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ है। इनका विकास कहां से हुआ? ब्रज भाषा और कहां से? राजस्थानी गद्य से हुआ है। राजस्थानी गद्य से हुआ है। किसका विकास? इस खड़ी बोली, पहला चीज, खड़ी बोली अपने आप में बोली नहीं है। है क्या? इस खड़ी बोली का विकास बच्चों किससे हो रहा है? क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय से, जो क्षेत्रीय बोलियां से उसके समन्वय से इसका विकास किया जा रहा है। इसके प्राचीन रूप को देखा जाए तो इसका मुख्य विकास किससे माना जा रहा है? ब्रज भाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं, या तो माना जाता है कि ब्रज भाषा और राजस्थानी गद्य से इसका विकास हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान ये बात का भी तर्क देते हैं। कुछ विद्वान किस बात का? कुछ विद्वान इस बात का भी तर्क देते हैं कि इस खड़ी बोली का विकास दक्षिणी, खड़ी बोली का विकास किससे? दक्षिणी और अवधी गद्य, दक्षिणी और किससे? दक्षिणी और दक्षिणी और अवधी गद्य का सम्मिलित रूप है। इसका विकास किससे मान रहे हैं कुछ विद्वान? कि दक्षिणी और अवधी गद्य का समन्वित रूप है, या इसका मिश्रण है, या इसका समन्वय है। तो हमने क्या कहा कि प्रचलित भाषा खड़ी बोली परिनिष्ठित एवं इसका साहित्यिक रूप है। इसका खड़ी बोली क्या है? हमारी बोलियों का एक साहित्यिक रूप है। और यह खड़ी बोली बच्चों किसी भी प्रकार से स्वयं अपने आप में बोली नहीं है, बल्कि इस का जो विकास हो रहा है बच्चों क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय से। लेकिन इसके प्राचीनतम व्यवस्थाओं पर अगर हम नजर रखें तो इनमें देखेंगे कि ब्रज भाषा और राजस्थानी गद्य से इसका विकास हुआ। कुछ विद्वान दक्षिणी और अवधी गद्य का इस समन्वय भी इसको मानते हैं। हिंदी गद्य का
प्रमाण के समझा जाए हिंदी गद्य का विकास को अगर हम लोग देखें तो जरा इनके हिंदी गद्य के विकास पर हम पर चर्चा करते हैं। हिंदी गद्य के विकास के संदर्भ में देखते हैं। तो हिंदी गद्य का विकास अगर देखा जाए तो हिंदी गद्य के विकास में प्रथम विकास, इस हिंदी गद्य का जो विकास हो रहा है, पहला जानिएगा कि सामान्य बोलचाल की भाषा। हिंदी गद्य का विकास किसमें हो रहा है? सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में। हिंदी गद्य का विकास किससे हो रहा है? सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ है? हिंदी गद्य का विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन पहला किसमें हो रहा है? सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका विकास होता है। इसका विकास के साथ साथ इस पे ज्ञान की बातें कहता है कि गद्य से ही एक ज्ञान की विषय वस्तु निकलती है। यह ज्ञान जो मिलता है गद्य के माध्यम से, इतिहास, भूगोल, इतिहास हो, भूगोल हो, दर्शन, इतिहास, भूगोल, दर्शन, इतिहास, भूगोल, दर्शन, ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे दर्शन हो, चाहे ज्ञान विज्ञान की बात कही जाए। किसकी बात कही जाए? ज्ञान विज्ञान की बात कही जाए। अगर इन ज्ञान और विज्ञान की बात कहें, चाहे इतिहास की बात कहें, तो इन सब की अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं बच्चों? किस रूप में करते हैं? गद्य के माध्यम से ही करते हैं। किसके माध्यम से किया जाता है? गद्य के माध्यम से ही करते हैं, और इसके माध्यम से हम इसे पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। और इसके विकास में, गद्य के विकास में अगर देखा जाए तो ये तो ज्ञान के साथ साथ इन्हें ज्ञान का अवलोकन भी करा रहा है, लेकिन इस गद्य के विकास पर अगर दृष्टि डालें तो इनके भाषा की विकास की दृष्टि से इनको 3 वर्गों में बांटा जाता है। किसके? भाषा विकास की दृष्टि पर अगर ध्यान रखा जाए, किसके भाषा विकास पर अगर हम ध्यान रखें, सिर्फ इस शेडिंग पर कि भाषा विकास की दृष्टि से इसे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। और वह 3 वर्ग कौन कौन से हैं जिससे गद्य का विकास होता है? भाषा विकास की दृष्टि से इसे 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है विवेचनात्मक। विवेचन क्या है? पहला यहां है विवेचनात्मक। विवेचनात्मक के रूप में गद्य का चलन हो रहा है, जिसमें जीवनी, किसी का इतिहास या यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया जाता है। पहला क्या है? विवेचनात्मक, जिसमें हमने क्या कहा? जीवनी, इतिहास, यात्रा आदि वर्णित किए जाते हैं। दूसरा इसका अगर कोटि है तो वह है वर्णनात्मक। क्या है? वर्णनात्मक। और तीसरे पर अगर हम लोग चर्चा चलें, किस पे? तीसरे, तो यह है भावनात्मक। कहने का मतलब गद्य का विकास की जो 3 कोटियां हैं वह कौन कौन सी हैं? विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावनात्मक। वर्णनात्मक में अगर देखा जाए तो जीवनी, इतिहास आदि का वर्णन किया जाता है, जबकि विवेचनात्मक में विज्ञान, ज्ञान आदि के संदर्भ में वर्णन किया जाता है। भावनात्मक में गीत, निबंध, नाटक, कहानी आदि का वर्णन किया जाता है। तो गीत, निबंध आदि का वर्णन किया जाता है। अन्य भाषाओं के समान अगर तुलना किया जाए भाषाओं के संदर्भ में, अन्य भाषाओं के समान हिंदी भाषा के साहित्य में, अन्य भाषाओं के समान अगर हम तुलना करें तो हिंदी भाषा के साहित्य में, हिंदी भाषा के साहित्य में पद्य का अवतरण, पहले ही बता चुके हैं कि पद्य का अवतरण गद्य से पहले हुआ है।
पद्य का अवतरण किससे, गद्य से पहले हो चुका है। और पद्य का प्राचीनतम रूप अगर देखा जाए कि किसका, पद्य का प्राचीनतम रूप का प्रमुख कारण यह है कि पद्य का प्राचीनतम रूप का सबसे बड़ा मित्रों कारण क्या है बच्चों, कि सबसे बड़ा कारण यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को एक गीत, एक लय के माध्यम से, उसे प्राचीन काल में इस ढंग से मुद्रण की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, उनकी वजह से उन्हें याद करने का एक लय, एक तुकबंदी दे करके उन्हें याद करने का तरीका भी था। इसे लिए गद्य की बात को हम पद्य में रख करके उसे हमेशा हमेशा के लिए उसे सुरक्षित रख लेने की एक व्यवस्था थी। और इसे पद्य की रचना से आनंद की अनुभूति भी होती है। गीत संगीत आज को जब किसी भी शब्दों को, वाक्यों को, गद्यों को लिखते जरूर है, लेकिन उसे भाव को गीत का रूप दे दिया जाता तो उसे याद करने में तरीके भी सरल हो जाते हैं। दूसरा कारण इसे, अब रही बात हिंदी गद्य के संदर्भ में हमें जानना है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ, हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में इसकी शुरुआत कब से हम लोग माने। तो हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में अगर देखा जाए तो हिंदी गद्य के आविर्भाव, इसका आविर्भाव जो हुआ है, हिंदी गद्य का जो आविर्भाव हो रहा है, इसके आविर्भाव में अर्थात इसकी उत्पत्ति में विद्वानों में अलग अलग मत हैं। विद्वानों में क्या है बच्चों, विद्वानों में इस संदर्भ में अलग अलग मत हैं। विद्वानों में यहां क्या है, अलग अलग मत हैं। हिंदी के उद्भव में, इसके विकास में विद्वानों के अपने अपने मत मतांतर हैं। कुछ विद्वान इसे 10वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ विद्वान इसे कहते हैं हिंदी का गद्य के विकास को क्या मानते हैं कि यह 10वीं शताब्दी की देन है, 10वीं शताब्दी में इसका भी विकास हुआ, इसका उद्भव। तो कुछ विद्वान इसे 13वीं शताब्दी मानते हैं। कब मानते हैं, 13वीं शताब्दी को मानते हैं। कुछ विद्वान इसे कहते नहीं, 10वीं शताब्दी नहीं, बल्कि इसका विकास जो हुआ कब हुआ है, 13वीं शताब्दी के इर्द गिर्द हो रहा है। अब विकास के संदर्भ हम लोग देखें तो 10वीं शताब्दी से और 13वीं शताब्दी के मध्य इसके विकास के संदर्भ विद्वानों में मत मतांतर होते हुए भी इसका विकास माना जाता है। अब रही बात कि देश के थोड़े से हमें इतिहास के पन्नों पर पुनः चलना पड़ेगा कि अगर देखा जाए जब देश में मध्यकाल का स्थित है कि मुगल काल का पीरियड या अरबी और फारसी लोगों का जब भारत में प्रभुत्व था, उस संदर्भ की बात कि जब देश में मध्यकाल में पूरा देश रूढ़ियों से युक्त होकर के कार्यों को कर रहा था। जब देश किस काल में, मध्यकाल में आते हैं हम किसकी चर्चा करने, मध्यकाल में। इसके विकास को लेकर के चलते हैं थोड़ा सा। जब देश मध्यकाल की रूढ़ियों से युक्त था, जब देश किससे था, मध्यकाल की रूढ़ियों से युक्त, मध्यकाल पर आप रहेंगे। जब देश मध्यकाल की रूढ़ियों से युक्त हुआ, जब देश किससे, मध्य काल, यहां देखिएगा, जब देश मध्यकाल की रूढ़ियों से, परंपराओं से, जब देश मध्यकाल की रूढ़ियों से मुक्त हुआ। अब मुक्त कब हुआ, देश इन रूढ़ियों को मध्यकाल से मुक्त कब होता है, बताता है कि देश रूढ़ियों से मुक्त हुआ जब पश्चिमी से आती हुई नई सांस्कृतिक भारत में प्रवेश करती हैं। तो मध्यकाल में इन रूढ़ियों से जब देश मुक्त हुआ तो उस समय पश्चिम से, यूरोपीय कंट्री कहने का मतलब पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को, भाई जब मध्यकाल में अरबी और फारसी लोगों का बच्चों इस देश पे प्रभुत्व था और इन रूढ़ियों से युक्त होकर के जब चल रहा था, तो देश की कविता गद्य का विकास उन्हीं एटमॉस्फेयर पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन जैसे अरबी और फारसी का
इन रूढ़ियों का प्रभाव कम होता है। तो कब होता है तो आप जान ही रहे हैं, यह कम होता है जब यूरोपीय कंट्री अर्थात भारत पश्चिमी की कल्चर भारत की संस्कृति में प्रविष्ट करती है। कौन सी संस्कृति? पश्चिम की संस्कृति भारत के कल्चर में प्रवेश करती है और उस संस्कृति को भारत का हिंदी साहित्य का इतिहास भी उसे आत्मसात करने में नहीं हटेगा, क्योंकि पश्चिम की संस्कृति भारतीय कल्चरों में क्या कर रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। और इस प्रवेश के साथ नई, जब अंग्रेजों का भारत में कहा जाए, यूरोपीय कंट्रियों का भारत में आगमन हो रहा है, नई संस्कृत व्यवस्थाओं का अभ्युदय हो रहा है, तो इसी समय आपको याद होगा नव जागरण काल या पुनर्जागरण काल का अभ्युदय। क्या हो रहा है? पुनर्जागरण काल का उदय हो रहा है, नव जागरण हो रहे हैं, नई नई शिक्षाएं योजनाएं बनाई रही, नवीन संस्कृतियां आ रही हैं, नवीन संस्कृतियां आ रही हैं और नए वैज्ञानिक आविष्कार भी हो रहे हैं ना, नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं और जिसका प्रभाव हमारी साहित्य पर भी पड़ना स्वाभाविक है। रूढ़ियों से मुक्त होकर एक नए सृजन की तरफ, एक नई संस्कृति की तरफ यह जब मूव होती है तो इस संस्कृत की तरफ आने से भारत की साहित्य पर भी इसका प्रभाव होना लाजिमी है और इसकी प्रभाव हमारे साहित्य में भी सुनाई देता। तो राजस्थानी ब्रज भाषा खड़ी बोली के गद्य पर विचार करने से पहले किसके राजस्थानी ब्रज भाषा खड़ी बोली आदि के पर विचार करने से पहले आदिकालीन कवियों गद्य की स्थिति पर भी विचार करना आवश्यक है। और यह भी ध्यान दीजिएगा, गद्य का विकास खड़ी बोली के साहित्य का विचार पर विचार करने से पहले थोड़ा सा और जानें कि खड़ी बोली हिंदी के मेरठ और दिल्ली के क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जा रही हैं उसी का साहित्य रूप ही हिंदी गद्य के विकास का प्रमुख योगदान माना जाता है कि कहां दिल्ली और मेरठ के बीच में जो लोगों के द्वारा हिंदी गद्य का जो स्वरूप है उसमें जो साहित्यिक सृजन होता है उससे इसका विकास माना जाता है। लेकिन इस खड़ी बोली का जो प्राचीनतम रूप है वह हम आपको बता चुके बच्चों कि राजस्थानी और ब्रज भाषा। तो कहने का मतलब खड़ी बोली राजस्थानी और ब्रज भाषा को जानने से पहले एक चीज जरूर जाने हम कि आदिकालीन गद्य की स्थिति क्या थी। आदिकालीन इन किसको ब्रज भाषा राजस्थानी खड़ी बोली को जानने से पहले हमें क्या जानना है? आदिकालीन गद्य की स्थिति पर, आदिकालीन गद्य की स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। आदिकालीन गद्य की स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो जाता है, तो आदिकालीन गद्य की निम्नलिखित कृतियां हैं जो आदिकालीन गद्य के रूप में प्रफुल्लित होती हैं, जिसमें है कुबल माला कथा यह आदिकालीन गद्य की कृतियां हैं। यह कृतियां कब की हैं? आदिकालीन गद्य की कृतियां हैं और यह आदिकालीन गद्य की जो कृतियां हैं यह कृतियां 9वीं सदी में कब लिखी गई हैं? 9वीं सदी में लिखी हैं। दूसरी कृति है राउल बेला। दूसरी कृति इसकी है वह है राउल बेला। आदिकालीन कृतियों में दूसरी है राउल बेला और राउल बेला आदिकालीन कृतियों में यह जो लिखी गई है यह है 11वीं सदी में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 11वीं सदी में। उक्त व्यक्ति प्रकरण
उक्ति उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह आदिकालीन कृतियां लिखी गई हैं 12वीं सदी में। कब लिखी गई हैं? 12वीं सदी में। तीसरा है वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर आदिकालीन यह भी कृति है, यह लिखी गई है 14वीं सदी में। और कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्तिलता यह कृति भी लिखी गई है कब? 14वीं सदी में। और इन कृतियों में यह सारी कृतियां कब की हैं? आदिकालीन कृतियां हैं। कब की हैं? आदिकालीन कृतियां हैं। अब आदिकालीन कृतियां को यह जानने के पहले बाद अब हमें इस पर पुनः विचार करना होगा कि ब्रज भाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली का समन्वय है क्या? कहां से मिला? तो प्राचीन आदिकालीन कवियों की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आदिकालीन कवियों में आदिकालीन गद्य के संदर्भ में दो भाषाएं, राजस्थानी और ब्रज भाषा के गद्य के लेखकों का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन जैसे विठल दास, नाभादास, 200 वैष्णवों की वार्ता, ये सब आदिकालीन ब्रज भाषा से सब है। फिर राजस्थानी से, कहने का मतलब कि हम लोगों को अब है जो देखना है आदिकालीन कवियों के पर विचार करने के बाद हमें जो देखना है वह ब्रज भाषा पर विचार, और किस पर? राजस्थानी, और किस पर विचार करना? खड़ी बोली। और खड़ी बोली का अगर क्षेत्र पर आकर जानना है तो यह खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के बीच में बोले जाने वाली जो बोली थी उसी के साहित्य का जो स्वरूप आया वह हिंदी गद्य के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और सबसे प्राचीनतम रूप जो मिल रहा है वह इसका कहाँ मिल रहा है? राजस्थानी। और कहाँ मिल रहा है? राजस्थानी और ब्रज में। और बात आती है खड़ी बोली कोई भाषा नहीं है, बल्कि खड़ी बोली अपने आप में एक क्षेत्रीय बोलियां, बल्कि खड़ी बोली कोई बोली नहीं है, बल्कि तमाम जो बोलियां चल रही थी, जो क्षेत्रीय बोलियां थी, उन्हीं क्षेत्रीय बोलियों से बच्चों इस खड़ी बोली का विकास हुआ है। क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय से ही खड़ी बोली का विकास हुआ है। अब क्षेत्रीय बोलियां में खड़ी बोली के साथ साथ आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, अवधी, कन्नौजी, ये सारी बोलियों को मिश्रित रूप में हिंदी गद्य का विकास हुआ। तो आज हम सिर्फ थोड़ी सी पर चर्चा इसकी भूमिका पर आए कि गद्य क्या है। एक लाइन में पुनः अंत कर रहा हूं, गद्य का मूल अर्थ है बोलचाल की भाषा, व्यवस्थित और सही ढंग से शब्दों का प्रयोग करना ही क्या है? गद्य है। फिर बात आई गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो मुख्य अंतर क्या है? एक विचार प्रधान है तो दूसरा भाव प्रधान है। गद्य में यत तुक लय का वर्णन से मुक्त होकर रचनाएं की जाती हैं, विचारों से ओतप्रोत चलता है, जबकि पद्य में भावनाओं का ध्यान दिया जाता है, व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता। हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप यही है, यह कोई बोली नहीं है, बल्कि इसके स्वरूप के संदर्भ में जाइए, यह केवल आम बोलचाल की भाषा थी। और इसका स्वरूप है कि यह बोली, यह कोई बोली नहीं बल्कि क्षेत्रीय बोलियों का समन्वय रूप है। और हिंदी गद्य के विकास के पूर्व हमने क्या देखा कि आदिकालीन कृतियां कौन सी? 9वीं सदी में, 11वीं सदी में, 12वीं सदी, 14वीं सदी, जिसमें कुबलय मालार कथा, राउल वेला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तनदा में। आगे हम हिंदी गद्य के विकास में जो यहां से निकल रहा है ब्रज भाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली पर पुनः चर्चा करते हैं। इसी के साथ बच्चों मैं आज का यह शुरुआत जो हिंदी के संदर्भ में हो रहा है, राजीव टेक्स्ट बुक के
प्रथम में हम लोग भूमिका पर आपस में चर्चा कर रहे हैं, हिंदी गद्य क्या है। फिर इसके बाद हम चैप्टर वाइज हर प्रश्नों का चैप्टर पर सारांश उसका आप लोगों को रखेंगे और सारांश के आधार पूरे किताबों का भाव ही समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ क्लास को अलविदा करते हैं। जय हिंद।